नीट का जो आंदोलन है हमारा, नीट का पेपर जो लीक हो गया, लास्ट ईयर भी लीक हुआ था, उसके बाद फिर लीक हो गया है। अरे धामी जी आओ, बोलो भाई, स्टेटमेंट दो। तो वही हमारे जस्टिस सूर्यकांत भी उसी माइंडसेट और उसी मेंटलिटी से ग्रस्त थी। वो जो हर आदमी जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको पेस्ट, कॉकरोच, ये सब बोलना है। आप लाख बोलते रहो, लेकिन क्या आपके पास जवाब है कि आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड के वीआईपी को क्यों नहीं ढूंढा? जैसे हमारी नदी है अलकनंदा, देखोगे उसमें नदी में ऊपर से ही उसके अंदर गंदगी मिलाई जा रही दबा के। पर एक घटना के लिए क्या हम पूरे हरियाणा राज्य को खराब बोल दें? आपका स्वागत है नितिन भैया हमारे इस चैनल में। थैंक यू। अपनी बात की शुरुआत करते हुए अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गतिविधियां हैं एसएफआई की उत्तराखंड में। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस बीच में जो नीट का जो आंदोलन है हमारा, जो नीट के अंदर अनियमितताएं हो रखी हैं, नीट का पेपर जो लीक हो गया, लास्ट ईयर भी लीक हुआ था, उसके बाद फिर लीक हो गया है। तो जो हमारी ये एफिशिएंसी है सरकार की, है ना, जो कार्यकुशलता है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कल हमारा पचवादून में विकासनगर तहसील में एक बड़ा प्रदर्शन है, और उससे पहले भी हमने अलग अलग जगहों पर, देहरादून में, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, जहाँ जहाँ हम लोग एक्टिव हैं, वहाँ हमने प्रदर्शन किए हैं इस चीज़ को लेके। साथ ही साथ पिछले एक साल के अंदर जो क्लस्टर योजना आई है, जिसमें उत्तराखंड के अंदर 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप जो है स्कूलों को एक ही जगह मर्ज कर रहे हो। जैसे चमोली जनपद में गौचर का जो स्कूल है वो चला जाएगा आपका कर्णप्रयाग में। तो गौचर के लोग क्या करेंगे? तो ये सरकारी स्कूलों पर जो हमारी सरकार का जो हमला है, उसके खिलाफ हम लोग एक्टिव हैं। उसके खिलाफ हम लोग जो हैं लोगों के बीच से बातचीत कर रहे हैं, कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। और उसका असर ये भी देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट अभी बहुत, उनको बड़ी मुश्किल हो रही है कि इसको लागू कैसे किया जाए, क्योंकि विरोध, चौतरफा विरोध है इस योजना का। और अभी फिर हम करने वाले हैं, अभी फिर 5 जून के बाद हम लोग फिर से जो है क्लस्टर योजना और जो स्कूल बंदी है, स्कूल क्लोजर है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। अच्छा नितिन भाई, इस बीच में दो शब्द बड़े प्रचलन में आए हैं, एक अर्बन नक्सल और एक कॉकरोच। कॉकरोच के लेकर युवाओं की एक पार्टी सोशल मीडिया में बड़ी जिसे कहना चाहिए लोकप्रिय हुई है, और अर्बन नक्सल के रूप में जितने भी हमारे वामपंथी साथी हैं जो वामपंथी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगातार हमले हो रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यह है कि अंग्रेज़ों ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा था, अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया, अंग्रेज़ों ने उन्हें कहा कि भाई तुम जो है इस स्टेट के खिलाफ हो। जो पर भगत सिंह क्या कहते थे? वो कहते थे कि जो जनता का शोषण कर रही है, जिसने जलियांवाला बाग में लोगों को खून बहा दिया, उस सरकार का मैं विरोध करने में कोई वो नहीं है। वो सामने से जो मर्जी बोलते रहे, सेम ये वाली गवर्नमेंट भी है। आप लाख बोलते रहो, लेकिन क्या आपके पास जवाब है कि आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड के वीआईपी को क्यों नहीं ढूंढा? क्या आपके पास जवाब है कि आप ये जो स्कूल क्लोजर हो रहा है, जो रात दिन जो आप ये पेड़ काटते हो, जो ये खनन होता है, जो माताओं बहनों की जो लूट, इज्जतों की जो लूट हो रही है, जो मर रही हैं औरतें, अस्पताल के अंदर जो इलाज इतना महंगा हो गया, इससे इतनी जो मौत हो रही है, इसका आपके पास जवाब है? अब जो सवाल उठेगा आपको, उसको जो मर्जी आप बोलते रहो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात दूसरी जो कॉकरोच वाली है, तो कॉकरोच में बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने बोल दिया वहाँ से। अब मैं उसको उधर ही लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो आदर्श पुरुष हैं शहीद भगत सिंह, हस्ती कहूँगा, उस ज़माने में भी यही होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आप उनको हिकारत और हीन भावना से देखते थे, किसको? इंडियंस को। तो वही हमारे जस्टिस सूर्यकांत भी उसी माइंडसेट और उसी मेंटलिटी से ग्रस्त हैं अभी भी, कि वो जो हर आदमी जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको पेस्ट, कॉकरोच, ये सब बोलना है। तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े नहीं साहब वहाँ से, आप वहीं हो अभी भी जहाँ ब्रिटिश हमको छोड़ के गए थे। तो भगत सिंह कहते थे कि जब गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो काले अंग्रेजों का शासन होगा। इसलिए आपको पीसफुल ट्रांजिशन पावर नहीं चाहिए। जो सत्ता का हस्तांतरण कर दिया माउंटबेटन ने, हमारे को दे दिया, नेहरू जी को दे दिया उस ज़माने में, या इंडिया को मिल गया। यहाँ रेवोल्यूशन होनी चाहिए थी, क्रांति होनी चाहिए थी। तो तभी तो हम इन काले अंग्रेजों को लड़ा पाएंगे ना, जो कभी किसी को अर्बन नक्सल बोल दे रहे हैं, वो काले अंग्रेज कभी किसी को कॉकरोच बोल दे रहे हैं, और भी कभी किसी को देशद्रोही बोल दे रहे हैं। और खुद की क्या हरकतें हैं?
खुद के दामन देखो आप इनके। तो ये चीज़ें हैं सर। रेवोल्यूशन का मायने क्या है आपकी नज़रों में? जो शहीद भगत सिंह ने कहा है, शोषण विहीन समाज की स्थापना, आदमी द्वारा आदमी का शोषण ना हो। बहुत सिंपल है, आप देख लो आज हमारे राज्य के अंदर सुबाई में घटना हो रही है, वहाँ पर सवर्ण लोग जो हैं दलितों को जो है वो गांव से तड़ी पार कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कहीं पर मतलब जो जहाँ डोमिनेंस में है वो वहाँ जो थोड़ा कम है उसको दबाने में लगा हुआ है। और खुद की अपनी हालत क्या है हमारे पास कल को रोज़गार नहीं है। हम लोग अभी 7 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हमारी आफत आ रही है कि जो टंकी बाइक की 1300 में भरती थी अब उसको 1700 में भरना पड़ेगा। आफत आ रखी है। लेकिन वहाँ नहीं बोलना है, पड़ोस में कोई होगा जो हमारी कम्युनिटी से नहीं है या हमारी भाषा नहीं बोलता है, बस उसको टारगेट करते रहो। तो ये शोषण विहीन समाज, ये शोषण वाली व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। मेरा भाईचारा मेरे दूसरे भाई से है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, उसको भी रोज़गार चाहिए, मुझे भी रोज़गार चाहिए। जब हम ये सोचेंगे, जब हम लामबंदी करेंगे, जब हम सरकार से मांगेंगे तो वो क्रांति होगी। तो हमारा लक्ष्य भी वही है कि ऐसे यूनिटी बनानी है सोसाइटी में, ताकि हम अपने रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ सकें, जिसको भगत सिंह अधूरा छोड़ गए हमारे लिए। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इस दौर में उदारवादी जो अर्थव्यवस्था हमारी है, इसमें आप इस प्रकार के रेवोल्यूशन की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि आदमी पीड़ा में है, एक्सट्रीम पीड़ा में है आदमी, दुख में है आदमी। आप देखोगे इंसानियत है ना। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं, अभी जब पेपर लीक हुए, भर्ती घोटाले, कैसे लोग चीखे मार मार के रो रहे थे। अभी हमारे पहाड़ के अंदर कोई औरत गिर जाती है जब पेड़ से, चमोली के अंदर माने कोई गिर गई है औरत, या किसी की डिलीवरी करवानी है, तो श्रीनगर आके भी उसका कुछ नहीं हो पाता है, आना पड़ता है देहरादून। बिल्कुल। डीएम साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे चमोली के, उनकी अपनी वाइफ की डिलीवरी सक्सेसफुली नहीं हो पाई क्योंकि इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पे गोपेश्वर के अंदर। तो डीएम साहब के महकमे के अंदर के लोग जो जब सेफ नहीं है, वो जब पीड़ा में है, तो आप आम जनता की तो आप बात बताओ। और किस व्यवस्था में हो रहा है? रामराज है ये पूंजीवाद है एक्सट्रीम लेवल का। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि इस पूंजीवाद के दौर में जो उदारवादी अर्थव्यवस्था का ये दौर है, इस दौर में आप एक रेवोल्यूशन की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लोग पीड़ा में है ना, उस पीड़ा से मुक्ति चाहिए लोगों को। तो जब लोग पीड़ा में है तो उससे मुक्ति चाहिए, तो उससे मुक्ति का रास्ता यही है। उससे मुक्ति का रास्ता है कि संघर्ष करना है। एक दूसरा मुक्ति का रास्ता ये है कि मैं आपस में लड़ लूँ, मैं इस झूठ में रह लूँ थोड़ी देर की मेरी प्रॉब्लम का कारण जो है फलां व्यक्ति है, फलां कम्युनिटी का व्यक्ति है, फलां मेरी भाषा नहीं बोलने वाला व्यक्ति है, मैं उससे लड़ूँ। रोज़गार कम इसलिए हो गया क्योंकि फलां जाति के लोगों को मिल रहा है। और हम ये नहीं देख रहे ना कि बड़े पैमाने पे ही तो भर्तियाँ कम हो गई हैं। जो पीड़ा हमारी है उसके लिए हमको व्यवस्था सत्ता से लड़ना है। हमें किसी व्यक्ति से, किसी धर्म जाति से नहीं लड़ना है। क्या समस्याएं हैं आज के दौर के युवा की? युवा की सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो है वो है सबसे जो बेरोजगारी है भी है। युवा जो सब जो भी है उसको एक रोज़गार चाहिए, और रोज़गार कैसा चाहिए? सम्मानजनक रोज़गार चाहिए। तो उत्तराखंड का जो युवा है इन जनरल, खासतौर पर अगर पहाड़ी एरिया के अंदर देखा जाए, तो वहाँ से उसको निकलना पड़ता है। अब उसके पास में रोज़गार का जो दूसरा बेसिक ऑप्शन था फौज का, क्योंकि आप देखेंगे 30% पॉपुलेशन आज भी सैन्य आश्रित है पूरे उत्तराखंड में, तो वो उससे वो रोज़गार के ऑप्शन छिन गए। बिल्कुल। अब वो अपने परिवार को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। सिक्योरिटी कैसी? इसी पूंजीवादी व्यवस्था से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आए। गर्मी हो रही है भारी, अब वो युवा अपने माँ बाप को एसी नहीं दे सकता, ठीक है। उसकी माँ का शुगर बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, अब वो अपनी माँ को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे सकता क्योंकि सरकारी अस्पताल तो हमारे ख़त्म है। साथ ही साथ उसकी माँ कह रही है उसको कि बेटा शादी कर, तो वो अपनी माँ को वो भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि जो युवा होगा, खासतौर पे जो मेल होगा, उसका तो ये है। सिमिलर महिलाओं का भी है, क्योंकि महिलाएं भी आजकल इंडिपेंडेंस हो रही हैं, तो महिलाओं को तो अपने उनकी भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, पीड़ाएं हैं और जुड़ी हुई हैं सारी। तो युवा की तो ये प्रॉब्लम है आज के टाइम में कि अच्छा सम्मानजनक रोज़गार नहीं है। असम्मानजनक रोज़गार आपको पता ही है, सरकारी रोज़गार ही होता है हमारे यहाँ। लेकिन सरकारी रोजगार हर युवा को देना तो सरकार के बस की बात नहीं है। ये सरकार कह के तो दिखाए। वो कह रहे हैं हम इतने एफिशिएंट, हमारे 56 इंच की छाती, वो कह रहे हैं रिमोट से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। अजी आपने भी तो अपनी पार्टियों में ठेकेदार पाले हुए हैं ना, कैसे कैसे लोग पाले हुए। मत दो आप सरकारी रोजगार, आप हमारी कृषि को मजबूत करो ना, आप कृषि क्षेत्र में आप लोगों को मजबूत करो। आप
अपने बंधुओं को कोडियाला में आपने इतना बड़ा होटल खुलवा दिया, आप गाँव को भी तो मजबूत कर सकते थे ना। आप गाँव को भी तो वो लोन मिल सकता था जो उस फलां व्यक्ति को मिल रहा है जिसका इतना बड़ा होटल खुला हुआ है वन भूमि में। आप गांव के अंदर लोगों को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी तो पैसा दे सकते हो। कौन कह रहा है आप सरकारी रोजगार दो? आप लोगों को मजबूत तो करो। आपके पास इतनी पूरा IAS वाईएएस का महकमा रहता है, हम थोड़ी बताएंगे आपको? अगर हम बताने लगे, हमारे पास और काम नहीं है क्या? हाँ, हम आपको कह सकते हैं कि सरकारी रोजगार दीजिए, जनता पे खर्च कीजिए, जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाओ, परचेजिंग पावर बढ़ाओ जनता की। इतनी उत्तराखंड की मेहनत कश जनता है, चाहे पहाड़ में रह रही है चाहे मैदान में रह रही है। करा भी तो मनरेगा से नहीं किया क्या लोगों ने? मनरेगा के पैसे से अपने बच्चों को श्रीनगर पढ़ा रहे हैं, देहरादून पढ़ा रहे हैं। तुमने अब मनरेगा भी खत्म करने की सोच ली है। वो लगा तो अन्य योजनाओं से लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाइए। आप गाँव में जो लोग रह रहे हैं बहुत मेहनती लोग हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं हम आप सिर्फ सरकारी रोजगार दो। कब बढ़ाओ, क्रय शक्ति बढ़ाओ, आप उनको बीज दीजिए, आप उनको फल दीजिए, आप उनको आलू के बीज दो, वो उगा के दिखाएंगे आपको। आप जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करो, इन्वेस्ट तो करो जनता पे। इन्वेस्ट करना ही नहीं है आपको जनता पे। पूंजीवाद के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं कि आप अपनी जनता पे इन्वेस्ट करो ना, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करो। आप क्यों उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे? आप क्यों अपने दोस्तों को ही सिर्फ खनन के पट्टे देते हो, जब बड़ी बड़ी ज़मीनें देते हो? सिर्फ उन्होंने ही रहना है कि आपके पूंजीपति दोस्तों ने? जनता को भी तो मौका दो पूंजीपति बनने का। या लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी तो हो सकता है कि जिसे खनन का पट्टा मिले वो सरकार का दोस्त बन जाए। वो दोस्त होता है ऑलरेडी। आपको और हमको मिलेगा क्या? हम कहेंगे जी हम ईमानदारी से करेंगे, जब सनराइज होगा तब खोदेंगे और जब सनडाउन होगा तब बंद कर देंगे। 4 फीट के माना के तो 4 फीट खोदेंगे। तो इतना करके क्योंकि ज़रूरतें हैं, मकान बनना है, इतना करके क्या मैं इनका पेट भर पाऊंगा जो हमारे ऊपर नेता हमसे पैसा मांग रहे होंगे ठेका देने की एवज में? तो कोई युवा नहीं ले सकता वो ठेका, वो भी तो कर सकता है ना, लेकिन वो नहीं करेगा। अब क्या करते, जब इनके लोग अपना ठेका करते हैं तो असली ठेका सनडाउन के बाद, असली खनन सनडाउन के बाद शुरू करते हैं। 4 फीट गहरा खोदना है तो 12-12 फीट गहरा खोदते हैं। फिर खनन अधिकारी जाती है वहाँ, ये क्या कर दिया तुमने? तो फिर खनन अनधिकारी की बदली हो जाती है वहाँ से, या वो मैनेज हो जाता है। तो ऐसे ही चल रहा है सब जगह। हमारे तो सब जगह मित्र हैं, हमारे तो अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस भी हमारी मित्रता है, जो सारे लोग काम करते हैं। तो खबर मिलती रहती है कि ऐसे हो रहा है। पहाड़ में लगातार बढ़ते पलायन का क्या असर पड़ रहा है छात्रों पर? देखो, छात्रों की है बुरी हालत। छात्रों में क्या है कि पलायन जब हो रहा है तो वो एक तो अपने परिवेश से अपना आदमी खत्म चला गया हमेशा के लिए, तो अब उसको जीरो से एडजस्ट करना है। पॉलिटिकली अपने न गृह क्षेत्र में, अपने ना गांव में वो किसी इन्फ्लुएंस के काबिल रहा, ना जहां वो शिफ्ट हुआ ना वो पॉलिटिकली कुछ कर सकता है। पॉलिटिकली तो जीरो हो गया पलायन के बाद, आर्थिक रूप से भी ख़त्म ही है। वहाँ गाँव में से आया, यहाँ देहरादून में किराए देने लगा, ठीक है। बड़ी मुश्किल से संघर्ष करते करते क्या पढ़ेगा वो? कुछ नहीं पढ़ पाएगा वो, कुछ IAS PCS नहीं बनेगा वो कर लेगा कहीं 10,000 12,000 की नौकरी, या कहीं चला जाएगा बाहर। तो पूरी जो संस्कृति होती है, पूरा जो सिस्टम होता है, सब खत्म। किसने बोली बोलनी है, किसने भाषा बोलनी है, किसने त्योहारों में जाना है, कुछ नहीं, सब खत्म है। मतलब नहीं, आप बड़े निराश लगते हैं, लेकिन देहरादून और हल्द्वानी जैसे जो महानगर हैं उत्तराखंड के, यहाँ शिक्षा में कोचिंग सेंटरों का एक बहुत बड़ा जाल है, और उस जाल में फंसे हुए हमारे उत्तराखंड के तमाम छात्र यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड और देहरादून और हल्द्वानी तो उत्तराखंड नहीं है। देहरादून और हल्द्वानी उत्तराखंड नहीं है। नहीं, आपके अच्छे कॉलेजेस ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे इतने बढ़िया इनफ होने चाहिए कि लोग जो है वहीं तैयारी कर लें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो ये प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जी, ये जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इनका सारा जाल है, भाई क्या हमारे कमीशन ने बोला हुआ है कि ये पढ़ा के जो है ये पढ़ाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा? ये तो व्यर्थ की इंडस्ट्री है ना, पहली बात तो ये। क्योंकि उसमें आपको एक बहुत बड़े लेवल पर जो है आपको पैसा देना पड़ता है। फिर हमारे उत्तराखंड में व्यर्थ की इंडस्ट्री भी क्यों बोल रहा हूँ, हमारे उत्तराखंड में कोई एक्ट नहीं है यूनिवर्सिटीज़ को, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी, उसके हिसाब से ही चलते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे ही एक तरीके के होंगे, कुछ बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं बच्चों को, बट वो इतना पैसा लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे उसको अवेल नहीं कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर फायर होना चाहिए, स्पोर्ट्स का ये होना चाहिए। अब यहाँ पे डिफेंस की इतनी सारी चलती हैं,
पैमानों पे मुझे लगता है कुछ को छोड़ के पैमानों पे खरी नहीं उतरेंगी। हमारे पास एक मैटर आया था हाल में यहाँ पर, तो एक स्टूडेंट थी, उससे पैसा ले लिया पहले ही, है ना, 3,75,000 रुपये सालाने का ले लिया पैसा, वहाँ पर रख दिया उनको। पार्टनरशिप में 11th करवा रहे हैं कहीं और, 12th करा रहे हैं कहीं और, ग्राउंड है कहीं और, मैस है कहीं और, अट्रैक्ट कर रखा है पूरे देश से बच्चों को। तो ये इस तरीके से इनजस्टिस हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ में। तो कोचिंग इंडस्ट्री जिसने भी खोली है बेसिकली वो उसने सेवार्थ नहीं खोली है, कोई परोपकार के लिए नहीं खोली है। उसका प्राइमरी जो एम है वो उसके अंदर मुनाफा कमाना है। हमारा ये मानना है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, उस पर जनता को और सरकार को उसको सार्वजनिक क्षेत्र में रखना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सोसाइटी में जाके आपको बाद में रिटर्न देगा। अगर तभी आप उससे लूटोगे तो उसके पेरेंट्स के ऊपर आएगा बोझ, उसके ऊपर बोझ आएगा। आप देख रहे हो इस कारण जो है बड़े पैमाने में स्टूडेंट सुसाइड करता है, स्टूडेंट परेशान रहता है, अपने लाइफ के प्राइम एज को जो है वो अंधेरे कमरों में ऐसे गुजार देता है, फिर स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है बाद में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। बजाय इसके गवर्नमेंट को अम्बेडकर चेयर्स के अंदर जैसे आती हैं अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो उस तरीके का शुरू कुछ करना चाहिए। ये जेएनयू के अंदर आप देखते हो, जेएनयू के अंदर बड़े पैमाने पे बच्चे तैयारी करने जाते हैं और बड़ी संख्या में वहाँ से सेलेक्ट भी होते हैं। ऐसा वहाँ का माहौल है, ठीक है, ऐसी वहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं, ऐसा वहाँ पे आपस में माहौल बनता है। तो ये चीज़ें हैं, कोचिंग ओरिएंटेड दिशा की जगह यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड दिशा अपनानी चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का छात्र और युवा फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है और दबाव में चल रहा है, लेकिन ये दबाव कहीं भी सड़कों पर नहीं दिखाई देता। कोई आंदोलन छात्रों का या युवाओं का पिछले 25 वर्षों में इस प्रदेश में नहीं दिखा है। तो इसलिए किस प्रकार आपकी बातों को सच माना जाए? आंदोलन दिखा फरवरी 2023 में, जब यहाँ पर घोटाला हुआ था, भर्ती घोटाला हुआ था। आंदोलन हुए थे उस टाइम पे, फरवरी 2023 में। आपको देखेंगे प्रदेश स्तरीय आंदोलन, एक परेड ग्राउंड के किनारे कुछ लोग, कुछ युवा, कुछ छात्र अगर बैठ जाते हैं तो उसे प्रदेश स्तरीय आंदोलन नहीं। इसमें लगभग 10,000 स्टूडेंट था उस टाइम पे। 8 घंटे राजपुर नहीं, रोड देखिए, बंद हम उत्तराखंड ने राज्य स्तर पे उत्तराखंड राज्य निर्माण के अगर आंदोलन की बात करें तो उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन विशुद्ध रूप से प्रारंभ हुआ वो छात्रों का आंदोलन था। और छात्रों का वो आंदोलन पूरे प्रदेश में एक रूपता के साथ समस्त उसमें, क्योंकि छात्रों की समस्याएं थी। मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। 90 के दशक में इस उत्तराखंड में सिर्फ 2 विश्वविद्यालय थे। जब आरक्षण की व्यवस्था महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में लागू हुई तो छात्रों को ये लगा कि हमारी अगली पीढ़ी को और हमें आगामी समय में महाविद्यालयों में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो तमाम छात्र सड़कों पर उतर गए। लेकिन उसी के अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आज हमारे प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय की जगह 42 यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक। लेकिन 42 यूनिवर्सिटीज़ में छात्र होने के बावजूद भी हम कोई एक बड़ा छात्र आंदोलन नहीं दे पाए। इसके क्या कारण आपको लगते हैं? मैं मानता हूँ कि आंदोलन हुआ था, स्टूडेंट्स ने एग्रेशन दिखाई थी। 8 घंटे के करीब ये बंद रही थी। 13 लोग उसमें, उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं। 50 के करीब उन्होंने डिटेन किए थे। उसके अंदर हम ढंग से एक्टिव थे। और उसके बाद शहीद स्मारक पे भी 2-3 दिन वहाँ पर चला। वो पीएससी में भी घपला हुआ, पटवारी परीक्षा में भी घपला हुआ। बिल्कुल हुआ। उसके बाद वो चीज़ें हुई। आप मेरे ख्याल से उस आंदोलन की बात कर रहे हैं जो बॉबी पवार के नेतृत्व में अभी 2023 में हुआ था। हाँ, बॉबी पवार और अन्य लोग जो हैं उसके अंदर थे जी। वो मुकदमा भी उसी नाम से चल रहा है, राज्य बनाम बॉबी पवार। तो वो आंदोलन हुआ था। बिल्कुल। और उस आंदोलन के बाद जो है ये हुआ कि उसको लंबा हम उसको उस तरीके से कंटिन्यूसली उसको हम चला नहीं पाए, क्योंकि वो जो घोटाला था उसके अंदर बहुत सारे लोग थे जो उसमें इन्वॉल्व थे। तो सबको हम लोग जो है ट्रायल के अंदर या फिर सबके ऊपर मुकदमे भी नहीं हो पाए, ट्रायल के अंदर भी नहीं आ पाए सब लोग। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। पर जो दूसरी बात आपने कही कि पूरे प्रदेश के स्तर पर जो छात्रों का आंदोलन है, अब उसको हम छात्र प्लस युवा का आंदोलन बोल सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे उनमें यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल भी नहीं होते हैं, बस तैयारी कर रहे होते हैं। अब जो छात्र और युवाओं का जो आंदोलन है पूरे प्रदेश में, वो निश्चित रूप से थोड़ा कमज़ोर हुआ है। बावजूद इसके कि यहाँ पर छात्र राजनीति होती है, उसके बावजूद कमज़ोर हुआ है। तो उसका मेन कारण ये है कि जो लेफ़्ट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं SFI जैसे,
वो कमज़ोर होने से आंदोलन कमज़ोर है बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो एक तो इसमें आत्मालोचना के रूप में हम लेना चाहेंगे कि भाई हमारी कमज़ोरी के कारण जो है, हम अगर मजबूत हों तो फिर छात्र आंदोलन भी मजबूत हो। क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो पॉलिटिक्स रहती है, ख़ासतौर पे जो चुनाव में अत्यधिक धन और पैसे का और शराब का इस्तेमाल करते हैं, छात्र संघ राजनीति की बात कर रहा हूँ, खरीद फरोख्त करते हैं, ये चीज़ें छात्र राजनीति में ही शुरू हो जाती हैं। जैसे अभी महासंघ के चुनाव होते हैं तो कुछ रेट तय होता है, यूआर को ख़रीदा जाता है। तो वो छात्र राजनीति एक बहुत लंपट दिशा में बढ़ चुकी है, और उसको लंपट दिशा में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार जो सत्तासीन दल है वो पिछले 10 साल से तो वही है। तो अब दूसरे दल को भी हम क्या ही बोलें, क्योंकि वो करता था ऐसा 10 साल पहले। तो उनका बड़ा रोल है कि, और वो वही लंपटगिरी की राजनीति और राजनीति को एक जरिया समझा हुआ है आपने। अपना जिला परिषद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान बनने की एक सीढ़ी समझी हुई। ऐसा नहीं होनी चाहिए, पर सिर्फ वही समझा हुआ है, और आप लोगों को बस बरगलाते हैं और आंदोलन डेवलप नहीं होने देते हैं। और जब लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रहे होते हैं तो उसको मिलकर सब लोग जो है दबाते हैं। तो इस लेवल पर पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए स्टूडेंट का कोई आंदोलन जो व्यापक आंदोलन है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, लेकिन होगा, वो धीरे धीरे करके होगा। स्टूडेंट एक्टिव रहा है बहुत, जैसे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ पे स्टूडेंट एक्टिव रहा है। बीच में अपने जो हमारे साथ स्टूडेंट जो आपकी स्कॉलरशिप होती है उस मसले पर भी हम लोगों ने काफ़ी घिराव करके लोगों की स्कॉलरशिप्स कोशिश करी कि टाइमली मिले। और क्लस्टर योजना के अंदर हमारे साथ जो प्रोटेस्ट है, क्लस्टर योजना के खिलाफ काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ में आ रहा है। तो उस पर अभी हमारी जो कार्रवाइयाँ होंगी उससे फिर अंदाज़ा लगेगा कितना मजबूत मिलता है। बट मैं ये कहना सर, कस्टोडियन हम ही हैं यहाँ पर छात्र आंदोलन के, जो मूवमेंट है बेसिकली। अदरवाइज़ तो जो विकृति है उससे लड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है अभी, पर लड़ेंगे। आज का छात्र और युवा पैकेज, सैलरी पैकेज, भौतिक सुविधाएं, इन तमाम दौड़ों में है। तो इस दौड़ के साथ क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक नया आंदोलन खड़ा होगा? हाँ, जो छात्र उसको तो लेना भी चाहिए ना, उसको नेचुरल है ना, उसके लिए कैरियर और अच्छी सैलरीज उसके लिए तो ज़रूरी है ना। तो उसको अवेल करने के लिए उसको बेहतरीन शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। तो जो हमारी लड़ाई होगी वो अच्छी शिक्षा के लिए ही तो होगी। तो अगर हम उसको अपील कर पाएंगे कि भाई आपकी शिक्षा के लिए ये चीज़ें हैं, तो वो आएगा, निश्चित रूप से उसको आना पड़ेगा। पर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर ये भी होता है कि जो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होता है और कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी होता है, तो क्या वो खुद अपने में ही रहना पसंद करता है। फिर जैसे मूवमेंट में जाएंगे हम, तो मूवमेंट में जी उसके ऊपर कोई हमें देख लेगा, कोई हमारे पर मुकदमा कर लेगा। अच्छा, देख कौन लेगा? टीचर्स वगैरह तो है ही हैं, पर दूसरे लंपट छात्र संगठनों के जो भैया दीदियाँ हैं वो भी देख लेंगे, वो बोलेंगे वहाँ क्या कर रहा था, या प्रोटेस्ट में क्या कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो काम करती है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के होने नहीं होने में पूरी मशीनरी काम करती है। अब यहाँ छात्र आंदोलन मजबूत नहीं है तो उसमें बहुत सारे छात्र संगठनों का भी दोष है। तो ये है, उस छात्र को पॉलिटिकल बनाना, इसके अंदर भी बहुत सारा, जैसे घर से भी छात्र को पॉलिटिकल बनाया जाता है, टीचर्स भी छात्र को पॉलिटिकल मतलब अराजनीतिक, कि तुम राजनीति मत करो तो हम राजनीति करके कुछ नहीं होगा। अरे ये राजनीति तो है जिससे हमको हमारे हक मिलने हैं। जो भी माना हम कह रहे हैं कि भाई सरकारी रोजगार बढ़ा, अब उत्तराखंड में अभी 17 से 18 हज़ार पद इसमें एजुकेशन में खाली हैं, मतलब इतने पद रिक्त हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या रोज़गार माना जाता है? मास्टर। अगर कोई टीचर स्कूल में मास्टर हो गया तो उसे सम्मानजनक है। अब 18,000 पद आपने खाली कर रखे हैं, आप उनको भरना ही नहीं चाहते। 1300 भर के आप खुद वहाँ बांट रहे हो उनको। मतलब एक मंत्री आके वहाँ पत्र बांट रहा है, मतलब क्या स्तर रह गया हमारे यहाँ पे, नियुक्ति पत्र बांट रहा है। अरे 1300 पे क्यों बांट रहा है? 18,000 के 18,000 करो ना, तब तो बात है। तो उससे बेरोजगारी कम होगी। उसी प्रकार बैकलॉग बहुत ज़्यादा, जजेस की इतने सारे पद खाली हैं, जुडिशरी के अंदर बैकलॉग के पद खाली हैं, आपके जो ये आंचल डेयरी जैसे है आपकी, यहाँ पर इतने पद खाली हैं, सभी जगह मतलब लाखों पद खाली हैं उत्तराखंड में। भरेंगे तो आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म है। स्टूडेंट का जो स्ट्रेस है अपने रोज़गार को लेके वो वहीं ख़त्म है। तो ये चीज़ें हैं इन टोटलिटी। हमारी उम्र के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि वर्तमान पीढ़ी का जो युवा और छात्र है
उसका इन तमाम सामाजिक मुद्दों से कटने का एक बड़ा कारण मोबाइल है। तो आप एक छात्र नेता के रूप में इससे किस हद तक सहमत हैं? मैं जो आपकी जनरेशन है ना, जिनकी जो जवानी थी 90 के दशक में थी जब यह आंदोलन था, उनसे मेरी बहुत सी शिकायतें हैं। जी। होता क्या था उस ज़माने में, ये जो मार्केट और बाज़ार का प्रभाव आया बहुत तगड़ा। मेरा सवाल है कि आपने क्या किया उस ज़माने में? ये वो जनरेशन है जिसने अपने बच्चों को गढ़वाली या कुमाऊनी बोलना नहीं सिखाया। किसी बच्चे ने कहा ए माँ बोल, तो उसने कहा ए मम्मी बोल। हिंदी बोलो बेटा, चिज्जी, दिस इज़ टॉफ़ी। और अब के जो पेरेंट्स हैं वो एक्सेंट में जा रहे हैं। आपके पेरेंट्स एक्सेंट में जा रहे हैं, मतलब इनकी जो बहाव है इनका, जो ये पश्चिम की तरफ है, अपनी जड़ों से तो ये वैसे ही दूर है। तो पहला सवाल तो उस जनरेशन से ये है कि जी आपके पास तो फ़ोन नहीं था, तो आपके पास क्या था कि आप बह गए उधर? तो इसका जवाब है, जो कॉमन चीज़ आज फ़ोन में भी है वो उस ज़माने में माहौल में भी थी। वो था एक प्रोपोगेंडा, लिबरल या फिर पूंजीवादियों का जो एक प्रचार होता है कि उसके अंदर आपको अपनी ही मातृभाषा से, अपनी ही संस्कृति से एक हीनता का बोध होने लगता है। वो चीज़ आपके ज़माने में भी हमारे ज़माने में भी सेम है। आपने तब हमको भाषा संस्कृति से दूर किया, आज का बच्चा परिवार की संस्था से ही दूर भाग रहा है। ठीक है, वो लिव इन की तरफ जाएगा, किसी भी तरफ, तो पाश्चात्य का वो पूरा जो आएगा ही उसके अंदर ना। तो इसमें जो दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं उनको पहले आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है कि क्या आपने अपने बच्चों को कितनी संस्कृति दी, या उस संस्कृति को जीने के लिए आपने उसको कितना गांव दिया। आज अपने गांव को मजबूत करने के लिए आप कितना कुछ कर पा रहे हो। और ये सिर्फ पहाड़ी भाषाओं के लिए नहीं है, ये मैदान में माना खड़ी बोली जो बोली जाती है हमारे पछुआ दून की तरफ, या जो खड़ी बोली बोली जाती है हमारे डोईवाला की तरफ, वो भी अपने बच्चों को कह रहे हैं कि किसी ने बोल दिया कि माना भाई आपका नाम है संजीव, संजीव सो रहा है, कि ऐसा कोई बोल दिया, तो भाई सो रहा मत बोल, बोल सो रहा है। अपने लोग से तो हम खुद ही अपने उनको दूर कर रहे हैं ना। तो मूवमेंट की जो ज़रूरत है वो हमको अपनी पर्सनल लाइफ में भी है, ये हम आंदोलन करें। अब जैसे हमारे माँ बाप ने हमको दूर किया हमारी मातृभाषा से, हम तो जैसे तैसे जाके सीख रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अपनी अगली जनरेशन को हम नहीं सिखा पाएंगे कि जो पॉलिटिक्स हमारे माँ बाप की रही, जो समझ हमारे माँ बाप की रही अपनी गढ़वाली भाषा को लेके। तो ये चीज़ बहुत सोचने का, तो आंदोलन और एक क्रांतिकारी रुख जो है हमको अपने अंदर भी चाहिए। हम देखते हैं कि कई जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपना संस्कृति मजबूत रखती हैं। जैसे आप देखेंगे साउथ में वो अपनी भाषा बोलते हैं, तो उससे वो अपनी जड़ों को जिंदा रख पाते हैं। नॉर्थ में हम सबकी बीमारी ये हो रखी है कि हम जो है एक मानक भाषा, एक श्रेष्ठ भाषा की तरफ जा रहे हैं, जो मीडिया रोज उसमें बोली जा रही है, आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें टिक्का टिप्पणी करना, फ़ोन और ये नहीं, फ़ोन और ये सारा जो प्रभाव है ये बाज़ार का है। गढ़वाली में एक गाना भी है कि लगी के बाजार की हवा मेरी प्यारी लक्ष्मा, आपको कर लो काज मेरी प्यारी लक्ष्मा। तो उसमें कहा कि बाजार की हवा से हम खुद को बचाएं, जो मार्केट का प्रोपोगेंडा है हम उससे हम खुद को बचाएं। कोई हमें कह रहा है कि वाह हाईवे में अभी सड़क है, अभी यहाँ पर तुम्हारा तो ये चल जाएगा, प्लॉटिंग काट दो, नहीं, उसको बोलो नहीं, हाईवे पे हम उन्नत कृषि करेंगे और हमारा जो फल है, फूल जो है, उसके आने जाने के लिए हमको गाड़ी रेडी मिल जाएगी। तो दिस इज़ हमारी सोच है। और कोई आपको बाजार का बंदा क्या बोलेगा, इसको बेच, क्योंकि उसको तो तुरंत मुनाफा कमाना है, वो भी उसमें हिस्सा चाह रहा होगा। तो इसी तरीके से क्षरण है हमारे पूरे, मतलब ये एक बेसिक एग्जांपल है, ऐसी क्षरण है कि मतलब हम कुछ ऐसा करें, ऐसा पकड़ें जो हज़ारों साल चले, कोई कुछ ऐसा नहीं जो मतलब 10-20 साल में ख़त्म हो जाए। आप मोबाइल वाली या इंटरनेट की संस्कृति को युवाओं के विकास के लिए पॉजिटिव मानते हैं या निगेटिव? तो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी के तो अच्छे बुरे प्रभाव होते ही हैं, बट मोबाइल आज के दौर में मेरी आवाज़ है, जो मेरी आवाज़ है मैं उसे क्या मना कैसे करूं, है ना। वो मेरा सब कुछ है। आज फ़ोन सामने है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। फ़ोन से मैं अपनी नानी से बात करता हूँ, उनको कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ दिक्कत हो जाता है कभी, तो फ़ोन करते हैं आ जाओ। फ़ोन से तो हमारा जीवन है ना आज की। तो इसको कैसे हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, हमको ये वर्ष सोचना चाहिए कि कैसे हम उसका लिमिटेड यूज़ करें। अब रीलें आ रही हैं 30 सेकंड में, इन्फॉर्मेशन है उसमें तो देखनी चाहिए, पर ठीक है 2 घंटे मत देखो, 15-20 मिनट देखो, अच्छे चैनल्स को फॉलो कर लिया जाए। ये तो हमारे लिए उन्नति की चीज़ें हैं ना, हम इसको कैसे बोलें कि इसी कारण ये हो रहा है, नहीं। और वो मोबाइल है तो सबके पास है, बिल्कुल बिगड़ रहे होंगे तो सब बिगड़ रहे होंगे। बिल्कुल। आप कहना चाह रहे हैं कि भांग पूरे कुएं में मिली हुई है, तो उस भांग को पिए बगैर नहीं रहा जा सकता। मतलब ये है कि जैसे भांग है
भांग का भी बड़ा वैसा प्रासंगिक है। तो भांग व्याप्त है सब जगह, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुल्फे का व्यापार हर कोई करे। इसका मतलब तो ये है नहीं। कोई औषधि के रूप में ले रहे हैं, कोई पूजन के रूप में ले रहे हैं, या कोई कपड़े बनाने के लिए फ़ायदे के रूप में ले रहे हैं, तो उतना भर लीजिए उसको। इसने बोला है कि आप चिलम भर भर के पियो उसको, और ये बोलो कि सिर्फ युवा पी रहे हैं। दोनों बातें में तर्क नहीं है ना, ये चीज़ है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे इस बार में। तो ये है बात। अच्छा, पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड में युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए? पर्यावरण, अभी 4 तारीख को डाकरा में, किमाड़ी में एक प्रदर्शन है, तो वो आपके चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड हो जाता है। तो 700 पेड़ कटने हैं वहाँ पे, जो घराट है डाकरा में, तो वहाँ 700 पेड़ कट रहे हैं। अब हमारे यहाँ हो ये रहा है कि उत्तराखंड ले दे के क्या है, मतलब ये हरियाली है यहाँ पे, 64% भूमि यहाँ पर वन है, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो सबसे मेन रिसोर्स है, मतलब फॉरेस्ट, ग्रीनरी और सर्दियों में धूप, मतलब ये जो प्रकृति है यहाँ पे उत्तराखंड। अब यहाँ का जो युवा है वो नॉस्टैल्जिक रहता है ना, उसको गांव में तो रहा नहीं, वो देहरादून इधर उधर रहा, उसे बड़ा प्राउड हो रहा होता है कि मैं पहाड़ से हूँ, पहाड़ी हूँ, लेकिन कंट्रीब्यूट पहाड़ को नहीं कर पाता है। तो उसकी भावनाओं में रहता है कि ऐसा है जी, पहाड़ में पहाड़ी हूँ और ये है वो है। कोई भी हो देहरादून में, उस एक प्राउड की फीलिंग तो है ही है, उत्तराखंड देहरादून में आप रह रहे हो। तो पिछले दिनों पर्यावरण के आंदोलनों में खासतौर पे एक मध्यम वर्ग का जो बच्चा है, मध्यम वर्ग जिसके पेरेंट्स हैं, वो आया है। जैसे थानों के आंदोलन 2020 में वो उसमें आया है। 2024 में तो इन युवाओं ने खलंगा को बचा लिया पूरा। 1800 पेड़ थे। हम क्या करते हैं, हम तो बांग दे सकते हैं ना, हम तो लीड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, आता तो युवा ही है ना। उसके बाद उस टाइम पे तो कई पेड़ वहाँ पर इन युवाओं के आंदोलन से बचे हैं। युवा हैं और भी लोग हैं, और भी अन्य ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं यहाँ पे, सिविल सोसाइटी के बढ़िया लोग हैं। तो युवा को बड़ी चिंता है वैसे, बट फिर वही है, माँ बाप उसको फिर अरे मत जाओ, राजनीतिक बना देंगे। पर्यावरण की लड़ाई भी तो राजनीतिक लड़ाई है ना, वो कोई कंफर्ट जोन की लड़ाई नहीं है, वो भी राजनीतिक लड़ाई है। उससे भी माँ बाप बच्चों को फिर निकाल देते। पर हाँ, देहरादून में युवा थोड़ा एक्टिव तो है पर्यावरण को लेके, देहरादून में खास तौर पे। पहाड़ों के अंदर पर्यावरण को लेके थोड़ा दूसरे टाइप का नज़रिया हो सकता है लोगों का। अब जैसे आप जहाँ भालू अटैक कर रहा है पौड़ी में या कहीं, अब वहाँ आप युवाओं को बोलेंगे भालू को बचाओ, उसका संरक्षण करने की ज़रूरत है, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पर हम फिर वन विभाग को बोलते हैं कि भाई भालू को कंटेन करिए आप, या वनाग्नि को रोका जाए किसी तरीके से, ताकि भालू इस क्षेत्र में ना आ जाए। तो अलग अलग होता रहता है। पर हाँ, युवा बहुत चिंतित है, और युवाओं से तो होप है हमें। युवा चिंतित है, युवा बहुत कुछ करना चाहता है। सिर्फ इन चीज़ों पर नहीं बोलता है युवा, और भी चीज़ें, जैसे बागेश्वर के अंदर जो बड़ा व्यापक रूप से खनन हो रहा है, खड़िया का जो खनन हो रहा है, या नदियों के अंदर जो खनन हो रहा है, जो बड़े पैमाने पे जो चीड़ की जो आ गई है, चीड़ है, लेंटाना है जिसको कुर्री बोलते हैं, या फिर गाजर घास है, बहुत बारीक स्तर पर भी सोचते हैं युवा। अब जैसे हमारी नदी है अलकनंदा, तो श्रीनगर गढ़वाल जाओगे आप, कर्णप्रयाग जाओगे, गौचर जाओगे, नंदप्रयाग, ऊपर ऊपर जाते रहोगे, आप देखोगे उसमें नदी में ऊपर से ही उसके अंदर गंदगी मिलाई जा रही, दबा के गंद मिला रखी है, मतलब सब कुछ, शहर का पूरा सीवेज मलबा। तो युवा उस चीज़ को लेकर भी है। तो आप देखोगे श्रीनगर में यूथ के क्लब्स हैं, वो लगे रहते हैं बेचारे साफ़ करने में। देहरादून में भी क्लीन अप की ड्राइव्स चलती रहती है, और वो यूथ इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा क्या करेगा। वो बस पुकारता है कि आप बचा लो, इन नदियों को बचा लो। पर्यटन की दृष्टिकोण से उत्तराखंड को लेकर आपका क्या नज़रिया है? मैं डेटा देख रहा था, तो बस उसमें यह था कि उत्तराखंड में सालाना करीब 1 करोड़ 9 लाख पर्यटक आए। हिमाचल में देख रहा था, हिमाचल में वो 58 लाख 60 लाख के हेरफेर में था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हिमाचल वैसे ज़्यादा माना जाता है, पर फुटफॉल यहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर गढ़वाल रीजन में ज़बरदस्त यात्रा के दौरान, टूरिज़्म नहीं बोल के, या पर्यटन न बोल के, यात्रा, धार्मिक यात्राएं जो हैं उनकी, उसके लिए आते हैं लोग। तो हमारे ज़िले में तो लोग हेमकुंड के लिए भी आते हैं, हेमकुंड साहिब की जो यात्रा होती है, और बद्रीनाथ धाम में भी जो यात्रा होती है उसके लिए भी आते हैं। अब पंचप्रयाग, पंचकेदार, उसके बाद सावन में कांवड़िए, और साल भर बाकी यात्री, और अब तो बुग्यालों में भी टूरिज़्म जा रहा है। तो लोग आना चाहते हैं उत्तराखंड। अब उत्तराखंड क्या सस्ता भी है हिमाचल से। उत्तराखंड से लोगों की एक गंगा नदी का उद्गम है, तो लोग जिस देवप्रयाग को हम देखते नहीं है एक नज़र, वहाँ लोग देख रहे हैं वो नदियाँ मिल रही हैं बोल के, है ना। संगम में कौन देखता था, आज देख रहे हैं लोग दबा के
तुमने रीलें गई होंगी, रीलों का देखो कि एक फ़ायदा ये भी, तो अभी गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आप सोने की खान के ऊपर बैठे हो, इस सोने की खान के ऊपर आप इससे लाभ पहुंचाइए, आप जनता को लाभ पहुंचाइए। आप गांव-गांव में इसको पैसे को विपणन विभाजन डिस्ट्रीब्यूट करने का आपको तरीका सोचना चाहिए, है ना। हमारा देश जो है आज भी समाजवादी राष्ट्रीय देश ही है हमारा ये। आप लाख गाली दे लो क्रांतिकारियों को, बट संविधान की तो फाउंडेशन है, ये एक कल्याणकारी राज्य है और ये एक समाजवादी अवधारणा है पूरी। तो इसमें आपको पूंजीपतियों को नहीं फ़ायदा पहुंचाना है, पहले आपको जनता को फ़ायदा पहुंचाना है। तो उदाहरण के लिए मैं प्रपोज कर सकता हूँ, जैसे कि जैसे गांव है, माना कोई लछमोली गांव है, जैसे मलेथा गांव है, जैसे अपना पनाई है ना, पनाई के आगे गल्लों है, आगे बहुत सारे गांव हैं, जैसे सोनला में, जैसे कोई सा भी गांव है, आप गांव को बोलिए, आप गांव की जो भी ग्राम पंचायत है, गांव की जो समिति है, वो मिला के क्यों नहीं अपनी सड़क किनारे होटल खोल सकती है, जिसमें गांव के सारे लोगों को रोजगार मिल जाए। होटल मालिक को एक ही व्यवसायी क्यों होना चाहिए, कलेक्टिव सामूहिक रूप से भी तो हो सकता है ना काम, गांव का होटल। ऐसा केरला में होता है। नहीं, सरकार यहाँ भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऐसा कुछ प्रयास कर रही है। दिख कर रहा, फिर सारे होटल तो जो बिग होटल्स हैं, जो बड़े होटल्स हैं, वो तो इनके अपने लोगों के हैं ना। ये जो बन रहे हैं छोटा छोटा होटल, आदमी चलो खोलता है अपना मेहनत करके, समझ में आता है, वो खोले, वो उसके मना थोड़ी है कि जिसकी ज़मीन होगी वो खोलेगा ही। पर कई बार क्या होता है, गांव की ज़मीन होती है लंबे स्ट्रेच में, है ना। हो सकता है विलेज फॉरेस्ट है वो, जैसे जंगलात की, गांव का जो जंगल होता है, ग्राम पंचायत की जमीन, हाँ, उस पर माना ग्राम पंचायत होटल बनाती है, GMBN को ले लिया अपने साथ, या फिर कोई और गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव एजेंसी, UTC आ जाए, उत्तराखंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, तो आप उसमें रोजगार डेवलप कर सकते हो ना। आप कहाँ क्यों बोलते हो आप हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इन्वेस्ट करो ना, 1 साल में तो स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है आपका, आप उनको लोन दीजिए ना। पर नहीं है ही नहीं, तो जब नीयत नहीं है लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की, तो कैसे होगा। अच्छा, टूरिज्म इंडस्ट्री पे आपने बात की कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ प्रतिवर्ष आ रहे हैं, प्रतिवर्ष आ रहे हैं। लेकिन इधर मैंने देखा है कि हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड का एक झगड़ा टूरिस्ट के बीच में बढ़ा है, और दूसरा एक नए तरीके का टूरिज्म हमारे प्रदेश में चला है कि लोग गैस सिलेंडर, चूल्हे, बर्तन तमाम चीज़ें बस में लेकर आते हैं और सड़क के किनारे ही चूल्हा चौका लगा के अपना कारोबार शुरू करके अपना खाना पीना, तो उससे व्यवसाय को या स्थानीय जनता को किसी प्रकार का फायदा नहीं होता। तो आप युवाओं को रोजगार देने के दृष्टिकोण से इस प्रकार के पर्यटन को किस दृष्टि से देखते हैं? हमारे यहाँ जो यात्रा है वो आज की नहीं है, हमारे यहाँ यात्रा है बहुत पुरानी। फिर हमारे यहाँ ऊपर से इन दर्रों से, तिब्बत से भी लोग आते थे पहले। जब हम भारत को सोचते हैं, अपने उत्तराखंड को सोचते हैं, तो हमको कम से कम 2-4 हज़ार पुराना सोचना चाहिए। हम ये भी नहीं सोच सकते ना कि हम अभी भी 2000 में ही बने, बिल्कुल, ये सोच के भी दिक्कत है। तो जब आप मान के चलिए, जब दक्षिण से कोई आ रहा है, और वो किसके लिए आ रहा है, अपने इष्ट के लिए आ रहा है अपने जो, तो वो अपनी व्यवस्था करके आता है। अब जैसे महाराष्ट्र से हम तो, क्योंकि हाईवे NH 58 पे ही रहते थे, गौचर में, तलदारी में, अपने नाना के यहाँ रहा मैं बहुत साल, बचपन में तो वहीं थे। आते थे लोग, वो जगह मांगते थे, सिखों के जत्थे आते थे, वो जगह मांगते थे। अब गांव से आ रहे हैं, गरीब लोग हैं, कई बार उनके नियम होते हैं, वो बाहर नहीं खा सकते, अपने हाथ से खा सकते हैं, कई बार गरीब होते हैं, तो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो उसका जो धार्मिक यात्रा वो करने आ रखा है, वो किस भावना से आ रखा है। वो गैस चूल्हा लेके आता है, पर सब्जी वो हमसे लेगा रास्ते में। वो जो बस उसने बुक करी होगी, वो तो जाहिर सी बात है GMO की गाड़ी रहती है वो ज़्यादातर गढ़वाल में। तो उसके बाद छोटा मोटा जो सामान लेना होता है उसने, फिर बद्रीनाथ धाम में जाएगा तो प्रसाद और ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही सही वो लेता है और करता तो है वो, फिर हम उनको रोक नहीं सकते। उसी प्रकार जितने भी सिख यात्री जाते हैं हेमकुंड साहिब, उनके अपने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नगरासू में जैसे बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, तो वहाँ रुकते हैं, क्योंकि इतनी उनके पास में, इसलिए तो उत्तराखंड का टूरिज़्म इतना पॉपुलर है ना। तो हमको अपनी ब्रांडिंग भी वैसी करनी चाहिए कि आप आइए, अपना घर समझ के आइए। जब हम प्रेम से करेंगे तो वो खर्चा भी करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, अपना घर समझ के आने में जो अभी हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड का एक झगड़ा चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस झगड़े में दोनों ही ओर से युवा पक्ष है। हरियाणा वाले भी युवा पक्ष के लोग हैं और उत्तराखंड से भी झगड़ा करने वाले मैक्सिमम युवा पक्ष के लोग हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवाद की जो ये लड़ाई, नई लड़ाई, कुछ तो फुहड़पन है बहुत ज़्यादा।
जो टूरिस्ट होता है उसको भी बहुत समझ के आना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब जब पहले मेरे को याद है जो पुरानी जो यात्राएं रहती थी उसके अंदर एक इंटरेक्शन होता था। इंटरेक्शन मतलब आप बात कर रहे हो, जो कोई यात्री इतनी दूर से आ रहा है उससे बात कर रहे हैं, आप क्या रहते हैं, आप कहाँ आते हैं, ये पेड़ आपके यहाँ होता है नहीं होता है, ऐसे हम बात करते थे उनसे। अच्छा लगता था लोगों से मिलकर कि इतनी दूर से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। अब पता नहीं अब लोगों का जो फीलिंग है वो पिछले 14-15 सालों में मैं देख रहा हूँ ये बदल गई है। वो जो एक यात्री आ रहा है माना वो फुहड़पन कर रहा है, ये है वो है, वो कुछ भी इलीगल कर रहा है, तो उसके लिए तो हमारी उत्तराखंड पुलिस है ना, तो उत्तराखंड पुलिस को हम बोल के उसको डिटेन करवा देते हैं। पर एक घटना के लिए क्या हम पूरे हरियाणा राज्य को खराब बोल दें? एक घटना के लिए तो ये तो ठीक नहीं है ना। सूरज कोहली जो निठारी हत्याकांड के अंदर था वो उत्तराखंड से था, अब वो बोलने लग जाए कि सारे उत्तराखंड वाले जो हैं ऐसे हैं, तो ठीक नहीं। फिर उसका रिएक्शन भी आया उत्तराखंड में। आप वहाँ देखा आपने किसी एक जगह पे एक उत्तराखंड के कार वाले को पार्क नहीं करने दिया जा रहा था, टैक्सी ड्राइवर को। तो एक घटना के लिए हम पूरे राज्य को कैसे बोल सकते हैं एज ए उत्तराखंड? क्योंकि हम भी देशभक्ति के लिए हैं, ठीक है, तो इतने फौजी तो वहाँ से भी आते हैं हरियाणा से। फिर इंडिया को गोल्ड वोल्ड जो जिताना है उसमें हरियाणा का इतना रोल है, तो अब पूरे राज्य को बोल के गलत है। पूरे राज्य को गलत बोलना, ये कौन कर रहा है? जिसने फोन पकड़ा हुआ उसके अंदर दिमाग बुद्धि तो है नहीं, बस फोन में उसने फिर मैं उसी में आ गया ना कि मैंने आपको कहा मोबाइल, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मोबाइल दोषी लगता है ना आपको? मोबाइल नहीं, मोबाइल को गवर्न करने वाले लॉज और ये पुलिस प्रशासन। भाई फोन का मतलब ये नहीं कि किसी को भी आप, अब ऋषिकेश में जो घटना हुई है पहले निकल के आया कि उसमें किसी व्यक्ति ने किसी लड़की को छेड़ दिया। अभी व्यक्ति है वो, आप उसको हरियाणा हिंदू मुस्लिम गढ़वाली देसी ये सब मत बोलो ना आप उसे। बाद में वो बयान दे रहे हैं वहाँ लड़की के ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा दूसरा मैटर था कुछ। तो आपने लोगों के दिल तो दुखा दिए ना इतनी देर में। एक और घटना है, कोई नदी के अंदर है तो वहाँ से जाते हैं संस्कृति के झंडा लेके लोग कि आप नदी में शराब कैसे पी सकती हैं, ये है वो है XYZ, और वो वीडियो बना दिए वहाँ। अब आपको पहले लिहाज करना चाहिए कि आप किसी महिला का वीडियो क्यों बना रहे हो, किसी व्यक्ति का वीडियो क्यों बना रहे हो। भाई तुम्हें प्रॉब्लम है तो FIR दर्ज करो ना। आपको हम तब मानेंगे सजग आदमी जब आप उसके ऊपर FIR दर्ज कराओगे। पर तुमको चाहिए व्यूज़, तो व्यूज़ से तो रिफॉर्म होगा नहीं, व्यूज़ से उनके अंदर सुधार भी नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात, हमारे अभी श्रीनगर के ऊपर जाओगे आप, खंडा का जो गदेरा है, गौचर में चल जाओ, पनाही का जो गदेरा है, गदेरों में तो बैठे ही होंगे, गदेरों में बैठने के तो हर गदेरे के इधर उधर अद्धा पौवा फूल पड़ा हुआ है, कटोरियाँ प्लास्टिक पड़ा हुआ है। वहाँ कौन हरियाणा वाला गया भाई? आप मुझे बताइए। प्रकृति पर्यावरण का जो नुकसान क्षरण हो रहा है उसके लिए हम बराबर उत्तरदायी हैं। वो तो हमारा मेहमान है, उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे क्या? हम अपनी गलती मानते नहीं हैं और हम बस लोगों को बोलते रहते हैं। ये तो छिछलापन है ना, ये तो फालतू का अहंकार है। तो क्या आपको लगता है शराब एक बड़ा कारण है उत्तराखंड में इस प्रकार के झगड़ों को पनपाने का? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जिम्मेदारी है। शराब जो है उसको भी सरकार ही बेचती है। शराब के ठेकों में देखो कितना बड़ा सरकारी, जैसे शराब सरकार बेच रही है वैसे अस्पताल लगाने लग जाए तो उत्तराखंड स्विट्जरलैंड बन जाएगा 5 साल के अंदर। ये सारा पलायन हेल्थ और एजुकेशन के लिए तो हो रहा है ये, और कोई कारण नहीं नीचे आने का हमारे ना। अब सरकार ने लगा रखा शराब का ठेका, तो भाई उनको बैठने के लिए पब भी दो ना यार, या उनको बैठने के लिए नेचुरल व्यवस्था भी दो ना, वहाँ भी रोजगार दो लोगों को। कितना मुश्किल है आपके लिए ये? अब क्या जरूरत है उनको गंगा नदी में बैठने की? कोई गदेरा सा दे देते आप उनको कोने में, वो एंजॉय करते हैं वहाँ पे। कहाँ नहीं चलता है ये? जब शराब बनी है तो लोग तो पियेंगे ही ना। और ट्रेडिशनली तो हमारे यहाँ ट्राइबल्स भी शराब पीते बनाते हैं। अच्छा, ये हमारे ट्राइबल्स को भी शराब बनाने के लिए परमिशन नहीं है, वो कच्ची बनाने लग जाएंगे, उनके ऊपर हथियार और ये पूरा एक्साइज का महकमा लेके वहाँ अपना लॉ कानून सब उनको दिखाएंगे। शराब भी खुद ही बनानी है। लोग कमाए ना कहीं से, लोग एंजॉय भी ना करें कहीं से, उसके बाद लोग आपस में ही लड़ जाएं और सरकार बैठ के हैंडसम बनी रहे। ये तो समझ नहीं आया। ये गलती ना हरियाणा वालों की थी ना उत्तराखंड वालों की थी। यहाँ की ये प्रशासन की गलती है कि इतना बड़ा टकराव 2 राज्यों के बीच में हो जा रहा है। अगले साल नहीं आना उन्होंने, अगले साल आएंगे। हमारे लोग नहीं रहते हरियाणा में, कितने सारे रहते हैं, कितने सारे वहाँ इंडस्ट्रीज, यमुनानगर में, पलवल के अंदर, आर्मी के अंदर यूनिटें हैं, गढ़वाल राइफल्स, जाट, 18 जाट, 16 जाट, ये सब साथ में रहते हैं। इतनी एक्सचेंजेस हैं हमारी, इतनी अच्छी यादें हैं मेरी तो। लेकिन अब आपको ये सब करना है और चुप रहना है। सरकार ने मुंह बंद किया हुआ है, कुछ नहीं बोलना। अरे धामी जी आओ, बोलो भाई, स्टेटमेंट दो। यहाँ इतना
इतना 2 राज्यों के बीच में इतना वो हो रहा है, कुछ नहीं बोलते हैं, बस जो चल रहा है चलने दो, बहती गंगा में हाथ बहने दो बस। ऐसा तो इतनी लॉलेसनेस, इतनी बेफिक्री, इतनी केयरलेसनेस तो समझ नहीं आती मेरे को। तो ये चीज़ें हैं, सम्मान का हमें ध्यान रखना चाहिए। वीडियो बनाते रहते लोग, लोगों के फ़ोटो वायरल कर देते हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। आप लोगों को प्यार से भी तो बोल सकते हैं, भाई जी ऐसा मत करो, या सिखा सकते हैं। माना किसी ने कोई चीज़ माना गंदी कर दी, तो हम उसे साफ करके सिखा भी तो सकते हैं ना कि दिस इज़ द, ऐसे करो यार। वो नहीं आया है बंदा, उसको नहीं पता है, अभी उसको बताना पड़ेगा ना कि यार बुग्याल में ऐसे चलना है, घास में ज़्यादा मत चलो, घास उखड़ जाती है, समझाना पड़ेगा, थोड़ा सफाई करो, इस तरीके से समझाना पड़ेगा ना। अभी ये थोड़ी है कि आप अपना रौद्र रूप दिखाते रहेंगे जगह जगह, ऐसे तो हो गया। फिर वो भी दिखाएंगे किसी दिन, तब झेलते रहेंगे हम। अच्छा, अभी जहाँ हरियाणा की बात आई है, तो डीएवी कॉलेज में एक गायक आए थे हरियाणा के, और बहुत बड़ा बवाल हुआ, बड़ी गाली गलौच हुई, लेकिन बड़ा आश्चर्य का विषय रहा कि हमारे छात्रों की एक बड़ी संख्या डीएवी में है, किसी भी छात्र संगठन ने उसका विरोध नहीं किया, कहीं भी कोई एफआईआर इस मामले को लेकर दर्ज नहीं हुई, कोई घटना या कोई इसका प्रतिकार नहीं किया गया। क्या वजह दिखती है आपको इसकी? सबसे पहले जो इसका विरोध था, स्टेटमेंट के थ्रू भी, प्रदर्शन के थ्रू भी, ये हमने किया था एसएफआई ने। अच्छा। अब ये जो लंपट है ना, ये वहाँ से आया और यहाँ मावेन की गालियाँ दे रहा है हमारे मंच पे। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले धामी जी उसके साथ हाथ पकड़ के घूम रहे थे, तो हमने उसकी कड़े शब्दों में निंदा करी, और उसके बाद डीएवी के छात्र संघ का अध्यक्ष था, उसने माफ़ी भी मांगी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मासूम शर्मा ने भी माफ़ी मांगी है, ठीक है, मुकदमा भी हुआ है उसके ऊपर, मुकदमे भी उसके ऊपर हो गए हैं जगह जगह से। और लेकिन उस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपने देखा हो वीडियोस में, तो जहां एक तरफ मंच से आपका मासूम गाली दे रहा है बड़ी मासूमियत के साथ, तो इधर से छात्रों का वर्ग उसको सपोर्ट कर रहा है, और उसको किसी ने भी उसकी हुटिंग नहीं की है, हर स्टूडेंट ने उसको सपोर्ट किया है। तो आप छात्र राजनीति में और छात्रों में इस बदलाव को किस प्रकार देखते हैं एक युवा नेता के रूप में? ये जो वर्तमान का जो छात्र संघ है वहाँ का जी, वो उसको इस डिग्रेडेशन की तरफ लेके गया। अब उन्होंने उसी हिसाब से अपनी भीड़ गैदरिंग उसी तरीके से आई, बहुत सारे उसमें डीएवी के स्टूडेंट भी नहीं थे, लेकिन जो दर्शक दीर्घा में स्टूडेंट थे वो शॉक्ड ज़रूर थे बहुत सारे। लेकिन क्या होता है जब इस तरीके का, जब उस मंच पर उसी बंदे के साथ थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जाके गया हो, तो मतलब कुछ चीज़ें बहुत शौक के रूप में आती हैं। लेकिन उसका जो बाद में रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त आया उत्तराखंड के अंदर। वो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से सब जगह जो रिएक्शन गया उसका, तो उससे इतना तो इंश्योर हो गया कि मासूम शर्मा अभी बड़े लंबे टाइम तक यहाँ वापसी तो उनकी नहीं होगी। नहीं, सिर्फ एक मासूम शर्मा का सवाल नहीं, इसी दौरान में एक और विश्वविद्यालय में, एक और यूनिवर्सिटी में इसी तरीके के कार्यक्रम में एक हंगामा हुआ प्रेमनगर के पास। हाँ हाँ हाँ, ठीक। और एक ट्रेंड सा चल पड़ा है छात्र संगठनों में, विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के हीरोज को या इस प्रकार के सोच कराने को। तो क्या औचित्य लगता है आपको? कोई औचित्य नहीं है, ये तो बिल्कुल ख़त्म करने वाली स्थिति है ना। माना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है किसी जगह पे, हाँ। तो कॉलेज के ही कलाकारों को बुलाया जाना चाहिए, या कॉलेज के कलाकारों को बुलाकर वो अपनी प्रस्तुतियां दें, इतना बार होना चाहिए। क्योंकि इनकी तो फीसेस और इतने पैसे भी इतने ज़्यादा होते हैं, इनको बुलाने में बहुत ज़्यादा, और फिर इनकी जो विषय वस्तु सामग्री वगैरह है, तो मुझे लगता है कॉलेज की ही प्रतिभाओं को मौका देना चाहिए। या कोई ऐसा बहुत सधा हुआ कोई उस मिजाज का, जो कॉलेज के मिजाज को जो गाली गलौज ना करे, अगर उसको बुलाना है उसको बुला सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता तो कॉलेज की प्रतिभाओं को ही देनी चाहिए, तभी तो वो आपका मीट है ना। नहीं, देखिए जैसे मासूम वाले केस पे भी हुआ कि उसने स्टेज से कहा कि भाई मुझे फ़ोन पे थ्रेट दिया गया। मासूम शर्मा की ओर से कोई एफआईआर नहीं है कि किसने उसे फ़ोन किया, किसने उसे गाली दी, किसने उसे धमकाया। ये कहीं से लेकर कहीं तक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि उनके उस होटल में रहने की व्यवस्था, उनके तमाम खर्च किस संस्था द्वारा उठाए गए। और इसी प्रकार जो तमाम इस तरीके के एक्टर्स या इस तरीके के लोग हमारे विश्वविद्यालयों में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, तो इन प्रोग्रामों के ऑर्गेनाइज करने के पीछे कारण क्या है?
और कोई भी छात्र संघ, इवन देन एसएफआई ने भी आज तक कभी इस प्रकार के कार्यक्रमों का कोई विरोध नहीं किया है। तो क्या वजह है, क्या एक ये इसे छात्रों के बीच में एक बदलाव की तरह देखा जाए कि हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं? ये जो इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं जी, जो ये लंपट और इस तरीके के होते हैं, इनका तो हम विरोध करते हैं कि जिससे बहुत ही ज़्यादा गैंग वॉर, वायलेंस, इस तरीके का जो प्रमोट होता है। हमने कहा कि जो छात्रों की संस्कृति होनी चाहिए वो सामूहिक संस्कृति होनी चाहिए, कलेक्टिव होनी चाहिए। उसके अंदर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है गायन, नृत्य या जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए। और इन गायक और कलाकारों को भी ये सोचना चाहिए कि जब विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में आ रहे हैं तो हम जो है पैसा उनसे कम लें, क्योंकि वो आपको प्रसिद्धि देंगे और पैसा भी इतना लेते हैं। अब माना जैसे ये कलाकार आ रहे हैं, मासूम सर, भाई क्या सेटिंग है, वो तो उनके आयोजक जो वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष है वही जानते हैं कि उन्होंने कैसे बुलाया, क्योंकि छात्र संघ का फंड होता है एक। छात्र संघ के फंड के अलावा ये मार्केट में फंड इकट्ठा करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता उनको रसीद मेंटेन करी होगी उन्होंने, नहीं करी होगी उस चीज़ की, तो पर वो फंड इकट्ठा करते हैं। फंड इकट्ठा करके जो है, लेकिन छात्रों के किसी समूह ने भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया ना? उठाए हैं, निरंतर सवाल उठाते हैं, निरंतर इसका विरोध किया। मैंने तो खुद अपने एसएफआई उत्तराखंड के पेज से स्टेटमेंट दिया है इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ और ये जो चीज़ें चल रही हैं। नहीं, एक स्टेटमेंट जारी करना और एक विरोध करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। विरोध भी किया, जैसे डीएम साहब के यहाँ जाकर विरोध भी किया, ज्ञापन भी प्रेषित किया। उसके बाद अब ये भी होता है कि कैंपस में आप सामने इतना विरोध करोगे तो सरफ उठावल होती है वहाँ, और ये बात माननी तो पड़ेगी कि हमारी स्ट्रेंथ जो आज के टाइम में है वो इतनी नहीं है कि आप इनसे सीधा लड़ोगे, इन गुंडों से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि माहौल बदल रहा है? माहौल तो बदल ही चुका है, क्योंकि एक ज़माने में डीएवी छात्र संघ के अंदर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को बुला रखा है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो आज़ाद हिंद फौज के अंदर होती थी, या उसमें एसएफआई नहीं तो बाकी लोग भी जो थे वो बड़े बड़े शायरों को बुलाते थे। ऐसा नहीं है, इस बार भी शायरी हुई है, इस बार भी अच्छे शायर आए हैं वहाँ पे, इस बार भी आए, ऐसा नहीं है, लेकिन बदमाश भी आ रहे हैं। और ठीक ठाक संस्कृति के वाहक लोग, अच्छी संस्कृति के वाहक लोग आने चाहिए। अब थोड़ा सा तो उनको इस बार असर पता चल गया होगा डीएवी छात्र संघ, क्योंकि ये बहुत हद तक ना ये चीज़ जो है, ये छात्र संघ समारोह कराने वाली, इनकी कमाई का जरिया भी बन रखा है ये, कि ज़्यादा उठाओ कुछ बचा लो और कुछ खर्च कर दो। ये वाली कैलकुलेशन भी रहती है इसमें कि ये, क्योंकि इनके पास, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे कहीं ना कहीं छात्र संघों में भी भ्रष्टाचार है? हाँ, छात्र संघों में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, क्यों नहीं है छात्र संघों में भ्रष्टाचार? आय व्यय का खर्चे का ब्यौरा नहीं देते हर साल? दे दो, नहीं तो हम तो मांग मांग के थके हुए हैं, दो ना। टेंट लग रहा होता है बिल्कुल ऐसा, और फटा सा तो टेंट लगाते हैं वो उसमें, ठीक है। अभी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ, सुनने को मिला कि वहाँ प्रियंका मेहर जी गई और पेमेंट का कुछ इशू था और वो बहुत देर तक जो है वहाँ शो ही शुरू नहीं हो पाया। फिर बाद में उसको लिपापोती करके फिर कुछ हुआ है वहाँ। तो अभी छात्र नेताओं पे भी पैसा नहीं है ना, छात्र नेता भी बस निर्भर रहता है इधर उधर से दान लेने में। अपनी घर से, अपनी जेब से कोई कितना लगाएगा? इतने बड़े तो इतना तो नहीं होता ना कैपेसिटी, तो उनको इधर उधर से कलेक्ट ही करना पड़ता है। तो बस ये इस कारण ये सब कुछ है। और किसी नहीं, लेकिन एक छात्र राजनीति में पैसे के घालमेल को आप कितना आवश्यक मानते हैं? ये तो बिल्कुल अनावश्यक है ना, मतलब पैसा का घालमेल है, इसलिए तो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट की अपेक्षा है कि जब कॉलेज में आपका थोड़ा बहुत कार्यक्रम हो गया तो फिर अब डोमिनोज में बैठ के खिलाया जाए। तो ये इतना जब पैसा रहेगा तो जो पढ़ने और संघर्ष करने की राजनीति करने वाले छात्र संगठन है जैसे एसएफआई, वो तो 4 कदम पीछे आ ही जाएंगे ना। तो वो पैसा शासक वर्गों के द्वारा ज़बरदस्ती डाला गया है उसमें, ताकि यहाँ बाकी लोग पनप ना पाएँ। मतलब एसएफआई वगैरह को कंटेन करने के लिए तो स्पेशली वो तैयारी तो करते ही हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो वो छात्र संघ के नेताओं को पंगु बनाने के लिए, अपने अंगूठे के नीचे, अपने दबाव के नीचे दबा के रखने के लिए उनको पैसा सप्लाई किया जाता है। और भी चीज़ें उनको और भी प्रिविलेज वगैरह मिलते हैं, जैसे एक्सेस होती है उनको, कई चीज़ों की एक्सेस होती है। ठेकों में उनके अच्छे संबंध बन जाते हैं, शराब के ठेकों में, कि भाई फलां जगह के अध्यक्ष वगैरह हैं, तो और भी जगह है, तो वो दादागिरी का थोड़ा सा चल पड़ता है, तो वो भोग भी करते हैं उस चीज़ का।
लौंडे चलाने हैं अपने साथ हो, मैं उस राजनीति के हिसाब से कह रहा हूँ, तो खिलाना पिलाना भी तो पड़ेगा ही, है ना। एक 700-800 की बोतल भी लेनी पड़ेगी, उसके साथ 200-400 रुपये का चखना भी लेना पड़ेगा, 3-4 उसमें बिठाए 4-5 दिन तक बिठाते रहे, तो वो भी एक इकोसिस्टम के साथ चीज़ें चलती हैं। लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं कर सकते, वो ठीक भी नहीं लगेगा कि इतना ज़्यादा करेंगे तो, या वो ठीक भी नहीं है, वो लेफ्ट का सोचना है भी नहीं वैसा। तो ये चीज़ें डाली जाती हैं शासक वर्गों के तो द्वारा। इस बदलाव में एसएफआई जैसे संगठन या वैचारिक आधार पर टिके हुए संगठन कहाँ तक अब संघर्ष में शामिल रह पाएंगे? क्योंकि एक्सट्रीम हो रही है अभी कंडीशन, स्टूडेंट के बीच विरोध तो है, तो अभी एसएफआई जो है अभी राइज कर रहा है, ये राइज कर रहा है अभी बढ़ने के दौर पे है। जैसे मेंबरशिप्स भी हमारी हैं, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा हैं, एक्टिविटी भी ज़्यादा है। हमारे अपने अंदर भी रेक्टिफिकेशन और अपने अंदर भी सुधार के कैंपेन चलते रहते हैं बराबर। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर खामियां नहीं होती हैं, अपने अंदर भी हम बराबर रेक्टिफिकेशन करते रहते हैं इस बीच में, और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लंबा रास्ता है और बड़ा वैसा लक्ष्य है, मतलब कठोर सा लक्ष्य है, तो उसके लिए अपने अंदर भी डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो अभी सारी चीज़ों को चलाते हुए हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं कारवा बनेगा तब रिजल्ट दिखेगा। एक बार फिर शुरुआती दौर में आता हूं मैं, कि आपको नहीं लगता है कि वर्तमान का युवा और छात्र एसएफआई जैसे तमाम वामपंथी विचारधारा के संगठनों की जगह कॉकरोच पार्टी जैसे जो नए नाम आ रहे हैं या नए संगठन उभर रहे हैं, इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है और उनकी व्यूअरशिप एकदम से तेजी से बढ़ रही है? क्या कहीं ना कहीं इसमें आपको अपनी कमजोरी नजर आती है कि आप उन्हें एक वैचारिक धरातल देने में उनके हिसाब से अपने आप को अपने अंदर बदलाव लाने में आप असमर्थ हैं, आप असफल हैं, तभी छात्र और युवा एक नए वैचारिक संगठन की ओर दौड़ रहा है? जो युवा है, जो हमारी जो जनरेशन है ना, वो एग्जैक्टली जानती है कि क्या चीज़ क्या है, उसको एग्जैक्टली पता है, उसको अपना भी पता है कि मुझे क्या चाहिए। अब वो कॉकरोच जनता पार्टी जो भी है, वो विरोध का निशान था, वो कॉकरोच तो किसी ने बना दी, बिल्कुल, तो किसी ने बना दी तो चल पड़ा उसका, वो वायरल हो गया। वायरल कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में। नहीं, वायरल तभी है ना जब किसी चीज का मतलब लोगों को जब लगेगा कि भाई ये सही है, तभी तो वायरल होगा। वो कॉकरोच जनता पार्टी भी वो भी वही कुछ भी है। अब आप धरातल में आइए, कॉकरोच जनता पार्टी को ही कहूँगा मैं, आप धरातल में आइए, आप एक पोस्टर पकड़िए या फिर आप घूमना शुरू कर दिया, आप लड़के इकट्ठा करना शुरू कर दो। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने माना कोई प्रदर्शन करना है कल, और मुझे लगता करना है बड़ी बढ़िया सा, मैं जाऊँगा, मैं 50 लड़के इकट्ठे कर दूंगा। सीजेपी आए करके दिखाए, नहीं हो सकता। अब जैसे परसों का जो प्रदर्शन है, ईजिली उसमें 400-500 लोग होंगे। अभी हमने सोशल मीडिया पे अपना कैंपेन कर दिया, हमने अपने लोगों को इनबॉक्स भी भेज दिया हुआ है, अभी हम फ़ोन भी करेंगे, ठीक है, उठाएंगे भी उनको गाड़ी से एक सही जगह पे। जो नहीं उठा पा रहे उनको बोलेंगे कि भाई यहाँ से वहाँ उनको ले आओ। इतनी मैनेजमेंट हर कोई करता है, आप कर दो। तो ये सोशल मीडिया का कैंपेन है, यूथ जानता है इसको कि ये क्या चीज़ है। रही बात एसएफआई की, तो जो समझने वाला यूथ है, पढ़ने समझने वाला यूथ है, वो हमें रिस्पेक्ट करता है। जो हमारी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं भी है, वो भी हमारे काम की रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं, अब जब अच्छा काम होगा तो रिस्पेक्ट तो करेगा ही। हाँ, हमारे साथ लामबंद कब होगा, उसके लिए हमको कुछ अपनी कमियों को सुधार करना पड़ेगा, उनको अपने से लामबंद करने के लिए। पर सीजेपी और ये चीज़ें तो ऐसी फीवर जैसी हैं ना, ये आती रहती है। अब जैसे एक बीच सोशल मीडिया में कैंपेन चलता रहता है, कुछ भी नो शेव नवंबर में शेव नहीं करेंगे। हाँ, तो चल पड़ा वो कैंपेन, आइस बकेट चैलेंज, वो भी चला खूब सोशल मीडिया पे। वैसे ही सब कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रहे हैं। बट वो बंदा जो बोल रहा है, उसकी शकल पे जो भंगिमाएँ होती हैं, उससे पता चल जाता है वो कितना गंभीर और कितना गहरा है, उसकी बातों से ही पता चल जाता है। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ठीक है, एक्सप्रेशन है लोगों की, कॉकरोच हैं, हम भी कॉकरोच हैं, ठीक है। वो हमारे लिए तो बोल रहा है, वो जस्टिस सूर्यकांत, और किसके लिए बोल रहे हैं वो। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि जनता के बीच में, छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में एक आक्रोश है? बिल्कुल ज़बरदस्त एक आक्रोश है, बस उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इवन एसएफआई भी प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी सफल नहीं है। लेकिन हम उस पोजीशन में होते जहाँ हम चेंज ड्राइव कर रहे होते। बहुत भयंकर स्थिति होती है यहाँ पे, बहुत भयंकर स्थिति होती है, लेकिन हमारा लक्ष्य उसी तरफ बढ़ना है। और जो सत्तासीन लोग हैं, जो
इस पूरे दुनिया को खाना चाहते हैं, उन्हें पता उनका असली विरोध तो हम ही है, लड़ना तो हमसे ही है ना। अब जैसे किसान आंदोलन हुआ था, 700 किसान शहीद हुए हैं उसके अंदर, तो यहाँ से हम 3-4 फेरों में SFI के लोग भी गए हैं वहाँ, 3-3 4-4 दिन लगाए हमने वहाँ पे, बैठे हैं वहाँ पर। उस साल पहली बार ऐसा हुआ कि हेमकुंड साहिब में यात्रा उस स्पीड से नहीं थी, तो हमने वहाँ जाके बोला मंच में गाजीपुर में, आप इस बार नहीं, इस बार हम आए आपके पास क्योंकि आप हमको खिलाते हो। तो अपनी यूनिटी व्यक्त करी हमने वहाँ पे। तो वो किसान आंदोलन जो था वो लेफ्ट का नहीं था वो आंदोलन, बट उसको ऑर्गेनाइज करने में लेफ्ट का रोल था। तो ये कहना कि कभी लेफ्ट कमज़ोर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये जनता के जो अच्छे भविष्य की आस होती है, इच्छा होती है, उसमें जीती है ये चीज़, तो वो चीज़ रहेगी हमेशा। कॉकरोच नहीं है, इवन ये मशरूम की तरह होती है एक्चुअली, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ अपने आप उग जाता है। चलिए, धन्यवाद नितिन जी, आपने जो है हमें समय दिया और युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर एक बातचीत हुई, और उम्मीद करते हैं कि छात्रों और युवाओं को आपका संगठन एक नई दिशा देगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।